मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी मेरा नाम है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। अभी भीलवाड़ा के अंदर मेरा कपड़े का स्वयं का व्यवसाय है। मैं शूटिंग बनाता हूं। फर्म का नाम हैंजली सिंथेटिक्स, 11 आनंद क्लॉथ मार्केट भीलवाड़ा में कपड़े के व्यवसाय का मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। पिछले लगभग 47 मंथ से लगातार इस बिजनेस को मैं करता हूं। इस 47 महीनों में इस बिजनेस को करने के बाद मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका स्कोप है, क्या इस बिजनेस का विजन है, ये सारी बातें कुछ मिनटों में आपके सामने शेयर होगी। लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक शूटिंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी के अंदर मेरी एक सर्विस हुआ करती थी। उस सर्विस को ठीक इस बिजनेस के चालू करने के ठीक 8 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने बीकॉम फाइनल का एग्जाम दिया था, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मुझे परिवार वालों की तरफ से ऑर्डर मिला कि हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पार्ट टाइम वर्क कीजिए, अपनी इनकम चालू कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एक लड़का जिसने बड़े बड़े सपने बनाए, एक ही दम में चकनाचूर हुए और वही दुनिया की दौड़ में मुझे भागना पड़ा। भीलवाड़ा के अंदर मैंने नौकरी तलाश की, बड़ी अप्रोच नहीं थी, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक जान पहचान से मुझे एक सर्विस मिली। लेकिन मुझे वहां पर एक एहसान की वजह से रखा गया। जब मैं अपना बायोडाटा देने गया तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि उससे पहले मेरे एक फ्रेंड का, मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का फोन उस कंपनी में जा चुका था और उन्होंने कहा जी ऐसा है कि बायोडाटा तो बाद में देखते रहेंगे, कल से आप कंपनी में आ जाइए। तो निश्चित रूप से मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं था। उस सर्विस को मैंने ज्वाइन किया, 1 महीने तक लगातार काम किया। 7 तारीख सैलरी डे आया। 7 तारीख को मेरे हाथ में एक सैलरी पकड़ा गई, उसकी अमाउंट थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ उसी कंपनी में उसी दिन एक चपरासी ने भी ज्वाइन किया था और उसका जो सैलरी रखा गया था 1500 रुपए, 1500, मुझे दे गए 750। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं, क्या इस ऑफिस में चपरासी मेरे से ज्यादा अहमियत रखता है, क्या मैं जरूरतमंद नहीं हूं। 50 तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? आप लोगों के लिए मैसेज यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी मायने ये नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है, 0.1% भी ये मायने नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है। मायने तो ये रखता है कि आप कहां तक जाने वाले हैं। क्योंकि आप में से किसी भी आदमी ने कभी भी ये सुना नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री पैदा हो गया, एक मुख्यमंत्री पैदा हो गया, एक इंजीनियर पैदा हो गया, एक डॉक्टर पैदा हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो गया। आप में से किसी भी आदमी ने ये नहीं सुना होगा। लेकिन आप में से हर आदमी ने ये सुना होगा कि एक प्रधानमंत्री मर गया, एक इंजीनियर मर गया, एक डॉक्टर मर गया, एक चार्टर्ड मर गया। कहने का मतलब क्या है? सब शुरुआत करते हैं जीरो से, लेकिन वो कहां तक अपनी एक जिंदगी में कर पाते हैं, ये रिमार्केबल होता है। और यकीन मानिए, मैंने उस सर्विस को किया, कुछ महीने का पेशेंस रखा, परफॉर्मेंस सामने आई। 8 साल तक लगातार उस प्राइवेट कंपनी में मैंने काम किया। हर साल कुछ इंक्रीमेंट लगते गए। लेकिन 8 साल के बाद उस कंपनी में एक इतिहास बना, एक घटना हुई कि एक 27 साल का लड़का उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना। 80 आदमी का स्टाफ मेरे साथ काम किया करता था और आश्चर्य की बात यह थी कि उन 80 के 80 आदमियों से मेरी जो एज थी, मेरी जो उम्र थी, सबसे छोटी थी। 13,000 रुपए ग्रोस इनकम मेरी आने लगी। कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिला, कंपनी की तरफ से मकान भी मिला। लेकिन जिस तरह से आम हर सेमिनार में जिस बात को मैं दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊंगा कि आदमी को जब ये छोटी छोटी सफलताएं मिलती है तो आदमी के अंदर एक बीमारी जन्म लेती है। उस बीमारी का नाम है परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर दुनिया का कोई भी आदमी, अगर दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेज पर अगर कभी ये सपने में भी सोचता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, मैं सब कुछ जान चुका हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, तो यकीन माना दोस्तों, उसी समय उसे लकवा लग चुका है। जिंदगी में अब वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहता जी मुझे सब कुछ आता है। मेरी बात से सहमत है? सहमत है जी? मुझे सब कुछ आता है ऐसा बोलते ही समझ जाइए कि आज से हमारी प्रोग्रेस खत्म। क्योंकि जब हम सीखना छोड़ देंगे तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? एक विद्वान ने कहा था कि एक आदमी अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता। मरते समय भी बहुत सारे अनुभव उसके सामने आएंगे और ये अनुभव की जो प्रक्रिया है, ये लगातार जीवन के अंतिम समय तक चलती रहेगी। लेकिन कभी भी हम अपने आप को कहें जी हम तो MBA हैं, MBA, एक तो होता है जी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी बड़ी वक़्त है जी हिंदुस्तान में। मैं उस MBA की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी MBA की फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है,
MBA। मुझे बहुत आता है, तो जिसको बहुत आता है उसे कुछ नहीं आता, यकीन मानिए उसने अब इस दुनिया में सारी प्रोग्रेस को खत्म कर दिया है। तो जब मेरी इनकम थोड़ी बढ़ी, मेरी थोड़ी प्रोग्रेस बढ़ी, 27 साल की एज में सफलताएं मिली, मैं अब सबसे जो कंपैरिजन करता था वो इनकम से करता था, एजुकेशन से करता था। मैं सबसे पहले कहता था मेरे फादर को कि यार आप इतने साल तक सर्विस करते हैं, आपकी पेंशन क्या है? मैं अपने भाइयों से कहता था भैया तुम्हारी सैलरी क्या है? 9,000, तुम 35 साल के हो। मैं अपने दोस्तों से भी यही बात कहता था, क्योंकि मुझे सफलता का रहस्य पता नहीं था, सफलता किसे कहते हैं ये पता नहीं था। मैं सिर्फ पैसों को सफलता मानता था। और यकीन मानिए उस दौरान मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने सबको छोड़ा क्योंकि मुझे MBA हो गया था। मुझे बहुत आता है, मैं ऐसा समझता था। लेकिन अगस्त 2000 का समय मुझे अभी तक याद है। अगस्त कल से चालू होने वाला है, ठीक 4 साल हो जाएंगे 15 अगस्त की बात। संडे का समय वो था। मुझे आप ही की तरह एक बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में मेरे इमीडिएट बॉस, मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने कहा जी मुकेश जी क्या कर रहे हो, संडे का समय है, 10 बजे तैयार होकर मेरे घर पे आ जाओ, आपके साथ एक बिजनेस शेयर करना है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जी बॉस को भूत लग गया है, हमारे सेठ लोग बिजनेस करते हैं, मैं उनकी हालत जानता हूं जी, 14-14, 15-15 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। ये बॉस की 12 घंटे की तो सर्विस है और ये कहता जी बिजनेस करूंगा। हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए लगा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए भी चाहिए। तो मैं सोचता था जी बॉस कहां से लाएगा। फिर दिमाग में आता था कि शायद बॉस कोई छोटी मोटी दुकान लगाने वाला है। ऐसा लगता था कि शायद 1-2 लाख रुपए इसके पास इकट्ठे होंगे, ये कोई बिजनेस करेगा, डूबेगा और मुझे भी पार्टनर बनने के लिए बोल रहा है। 50 तरह के क्वेश्चन उसने जो ही मुझे इनवाइट किया मेरे दिमाग में आने लगे। लेकिन फाइनली मुझे उस बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा। जाना नहीं चाहता था क्योंकि इनवाइट करने वाले मेरे बॉस थे। और मुझे पता है यहां पर नए आदमी कितने हैं जी, पहली बार मीटिंग में आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे पता है जी आप में से भी कुछ लोगों को आज यहां पर आना पड़ा होगा, आना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो इसलिए आ गए होंगे कि यार ये नाराज नहीं हो जाए, कुछ लोग इसलिए आ जाएंगे कि यार इनको मना कैसे करें, कुछ लोग इसलिए भी आ गए होंगे, बार बार कहता आरसीएम करो आरसीएम करो, आज इसका फाइनली पिंड छुड़ा कर आते हैं। इसके बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे और उसमें कमी ढूंढेंगे और इसी को बता देंगे ताकि ये भी नहीं करेगा, ये भी छोड़ देगा और अपन को परेशान नहीं करेगा। तो अलग अलग तरह का उद्देश्य सबका होगा, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी पहली बार बिजनेस मीटिंग में आया था, मेरा सेम उद्देश्य था। बिजनेस मीटिंग में पहुंचा, एक प्लान मुझे बताया गया था। यकीन मानिए आज के 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, मेरे सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक प्लान रखा गया। मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम ही नहीं सुना। मैं तो बिजनेस करने का एक ही तरह का समझता था कि कंपनी माल बनाती है, बीच में कुछ आदमी होते हैं, वो माल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, सबका इससे गुजारा चलता है, ये बिजनेस का मतलब समझता था। लेकिन मुझे एक जोरदार बात बताई गई कि पहले बिजनेस करने का तरीका ये था कि कंपनी माल बनाएगी, कंज्यूमर खरीदेगा, बीच में हो गए एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबके ऊपर होगी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी 50-55 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद आइटम यहां से निकालेगी, इन सब में मार्जिन जाते 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 यह आइटम जब यहां तक आएगा यह हो जाएगा ₹100 का। मेरा बिजनेस करने का, बिजनेस समझने का मतलब सिर्फ इतना सा था। लेकिन मुझे बताया गया था कि बिजनेस करने का एक नया तरीका आया है। अब क्या होगा कि आपको जो तरीका बताया गया जाएगा उसके अंदर इन सारे आदमियों को यहां से हटा दिया जाएगा। अब कंपनी माल बनाएगी, सीधा दे देगी कंज्यूमर को। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा जी फिर बीच वाले क्या करेंगे, माल क्या कंपनी एक एक आदमी के पास पहुंचाएगी, कैसे ये सिस्टम चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ हलचल होने लगी। मैंने कहा जी ये कैसे सिस्टम कि कंपनी सीधा कंज्यूमर को माल बनाएगी, तो अब तक जो 45% पैसा इन बीच के लोगों में जाता था, 45 रुपए जो बीच के लोगों में जाता था, ये तो सीधा बच जाएगा। और उन्होंने कहा जी ये 45 रुपए जो बच जाएगा, एक सिस्टम आपको बताया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर ये 45 रुपए एक कंज्यूमर के पास वापस ट्रांसफर हो जाएगा। विश्वास नहीं होता था क्योंकि जिंदगी में पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान ही नहीं देखा था। मैंने कहा जी कैसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि आज के बाद एक इंसान जब जब भी अपने लिए कोई माल खरीदेगा तो खरीदने से उसके पास इनकम आएगी। यह बड़ी हंसी वाली बात मुझे उस समय लगती थी, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बात आगे बढ़ी, एक प्लान शो हुआ, कुछ कैलकुलेशन मुझे बताई गई
ये तो लग रहा था कि इनकम ऐसे आ सकती है, ऐसे आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन एक आदमी कुछ समय के बाद एक स्टेज पर आके खड़ा होता है और स्टेज पर आकर बोलता है, मेरा नाम पीडी तिवारी है, मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं, 20,000 राजस्थान गवर्नमेंट मुझे सैलरी देती है। इस बिजनेस को 7 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे कहा था जी कपड़े की दुकान चेंज करनी है। मैंने इस बिजनेस को समझा नहीं और कपड़े की दुकान चेंज की और मैंने कुछ कपड़े खरीदे। जब मैंने कपड़े खरीदे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी आप कपड़े कहां से लेकर आए। मैंने वही बात रिपीट की, जी मैंने ऐसे कपड़े खरीदे। तो मेरे 3 दोस्तों ने और कपड़े खरीद लिए और सिर्फ यही काम किया जो पहले मैं करता था। उसका नतीजा है कि 7 दिन ये तारीफ करने से मेरे घर में एक चेक आता है, उसकी अमाउंट होती है 512 रुपए। जो ही मुझे उस आदमी ने कहा जी 512, मुझे 101% यकीन हो गया कि यह बिजनेस एकदम सही है। क्योंकि एक साधारण आदमी क्या समझता है, यहां पर भी कुछ आदमी होंगे जिनको पहले मैंने इस तरह की इनकम आई होगी 200 से लगाकर 1000 के बीच में। कोई आदमी है जी? हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह से एक बार प्लीज। जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए तालियां, मैंने कहा जी तालियां लीडर कैसे बजाते हैं, मेरे लिए नहीं और इनके लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं, अपने लिए बजाएं ताकि आपको याद रहे। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। तो ये वो लोग हैं जिनको पहली इनकम आई। पहली इनकम वाले ही आपके मार्गदर्शक हैं जो नए लोग हैं। क्योंकि आपकी पहली इनकम, जिन लोगों को इनकम आई, मैं खास रूप से बताना चाहूंगा कि आपको लगता है जी पहली इनकम 1 लाख रुपए आती तो कितना अच्छा होता। ये सुनो, थोड़ा तेज बोले जी, किसको अच्छे नहीं लगता 1 लाख रुपए? सबको। पहली इनकम 1 लाख आती तो मजा आ जाता। लेकिन मानिए अगर पहली इनकम आपकी 1 लाख आती तो दूसरे महीने इस बिजनेस को आपको छोड़ना पड़ता, आप कर ही नहीं पाते। क्योंकि एक जर्नल आदमी कभी भी बड़ी बड़ी बातों पे बिलीव नहीं करता। ये सुनो, आज मैं किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहा हूं या प्लेन में सफर कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास वाली सीट पर कोई आदमी बैठा होता है, बात करने के बाद मेरा नियम है कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठता। कोई भी सामने है, मैं प्रयास करता हूं कि उससे बात चालू हो जाए और मुझे प्लान बताना चालू करता हूं। प्लान बताने के बाद जब पूरा प्लान खत्म होता है, वो आदमी एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे भी पूछते होंगे, बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको बताओ आपको कितने आए, आपको कितने आए। यकीन मानिए मुझे अभी भी अपनी बातों को गोलमोल करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि एक नया प्रोस्पेक्ट जो अभी इस बिजनेस को समझा भी नहीं है, अगर मैं उसे अपनी बड़ी इनकम बताऊंगा तो मेरी पास वाली सीट से उठ के चले जाएगा, दूसरी सीट पे बैठ जाएगा। वो कहा जी बड़ा फंसाने वाला होगा। हाँ, इतनी बड़ी भी कोई इनकम आती है, जिंदगी भर हो गई 10,000 की सैलरी लेते लेते। ये लाखों की इनकम की बात कर रहा है। जो नया आदमी है ना, वो छोटी बातों पे बिलीव करता है। जो ही उस आदमी ने बोला मुझे 512 का चेक आया, मैंने सोच लिया कि मैंने कहा जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, 20,000 सैलरी, 500 रुपए की तो इसकी टाई होगी। और इतना बड़ा आदमी कहता है कि 512 का चेक आया, मुझे विश्वास हो गया जी इतना बड़ा आदमी 512 के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, दमदार तरीके से बोलिए, क्योंकि रिमार्केबल काम किया है आपने। क्या किया है? आप पे अपने आप पे गर्व होना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात बताऊं जी, मान लें एक लड़का है जो सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, उसके बाद गाय का दूध निकालता है, गाय का दूध निकालने के बाद गाय का दूध बेच कर आता है, वापस घर पे आता है, उसके बाद अखबार बांटने के लिए जाता है, अखबार की सेलिंग करता है, अखबार बांटने के बाद घर पर आता है, फिर 2 घंटे पढ़ाई करता है, फिर नहाता है एक बार फिर, और उसके बाद 4 घंटे तक लगातार ट्यूशन लेता है, 4 घंटे तक ट्यूशन लेने के बाद लंच करता है, लंच करने के बाद 1 घंटा टहल कर आता है, उसके बाद 3 घंटे और ट्यूशन लेता है और रात को फिर पढ़ने के लिए जाता है। तो ऐसे आदमी पे आपको गर्व होता है या शर्म आती है? गर्व होता है ना, लेकिन कभी कभी हमें शर्म आ जाती है। हाँ, लोग बात क्या कहेंगे, टीचर है और कपड़े बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, क्या कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है 500 रुपए का। कभी कभी शर्मा जाता है एक आदमी। आपको भूलना नहीं चाहिए, धीरूभाई अंबानी ने भी 500 रुपए से शुरुआत की थी। इनिशियल पीरियड सबके ऐसे होते हैं, बिल गेट से लगाकर एक एक आदमी को उठा लेना। जो लोग शर्म करते हैं वो एक साधारण जिंदगी को जीते हैं, जो दुनिया के 97% आदमी होते हैं वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और यकीन मानिए वो लोगों के कहने में इतने आ जाते हैं कि वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग लोगों की परवाह नहीं करते, अपने भविष्य को देखते हैं और काम करना चालू करते हैं। तो आपने 512 की इनकम ली है, ये रिमार्केबल है। दम लगा के बोलिए,
आपका दोस्त टीचर है, आप टीचर हैं, वो 9,000 कमाता है, आप भी 9,000 कमाते हैं। छुट्टी होने के बाद वो घर पर जाकर रिमोट को तोड़ता है, बिजली का बिल जलाता है, पत्नी से झगड़ा करता है, बच्चों के डांट लगाता है, कमियां निकालता है बीबी के काम में, और उसी जगह आप इसी टाइम को कन्वर्ट करने के बाद आरसीएम का काम करते हैं और 512 का चेक आता है। ये रिमार्केबल है। क्यों नहीं दम लगा के आप इसमें बात करते हैं? और यकीन मानिए, ये आपका जब कॉन्फिडेंस शो होगा तभी सामने वाला आदमी आपसे प्रभावित होगा। अब बात आती है कि मुझे विश्वास हुआ, मैंने कहा जी इतना बड़ा आदमी 512 के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता, मुझे करना चाहिए, और मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया। जिस तरह से आम इंसान के साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। पहले मुझे 244 रुपीज का चेक आया। समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस किस तरह का है, लेकिन फिर भी लगा रहा। मैसेज है संगत का असर। कभी कभी हम सही संगत में नहीं रहने के कारण भी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। जो लोग अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, जैसे कि मान लें कुछ आदमी आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो पहले नेटवर्क कर चुके होंगे, वो नेटवर्क के बारे में जानते होंगे, या मान लें स्कीम वगैरह उन्होंने की होगी, थोड़ा बहुत वो जानते होंगे। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, बिजनेस प्लान समझने के बाद वो कहेंगे भाई आगे तो मुझे सब कुछ आता है। उनको कहते जी मीटिंग अटेंड करो। अरे मीटिंग की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही लीडर हैं, हमें सब पता है कि कैसे लोगों को समझाना है। और लेकिन मानिए होता क्या है, वो यहां से कितना ही चार्ज होके जाए, 10 आदमी के मिलने के बाद वो घर पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है जी बिजनेस नहीं होगा आगे, और बिजनेस की कमी निकालना चालू कर देता है। आदमी होता है एक मोबाइल के अंदर होती है एक बैटरी को चार्ज करना जरूरी है, बाकी मोबाइल चलेगा नहीं। हां, बैटरी अलग अलग कंपनी की हो सकती है, लाइक नोकिया, सैमसंग, सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, बस फर्क इतना सा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जी हम हमेशा चार्ज हो गए। मुकेश कोठारी भी नेगेटिव होता है, मिस्टर टीसी छाबड़ा जी भी नेगेटिव होते हैं, बीसी छाबड़ा भी नेगेटिव होता है। क्यों? ये आदमी का स्वभाव है। मान लें आप 10 आदमी लगातार आपको ना 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 करेंगे, तो आप क्यों नहीं डिस्चार्ज होंगे? अपने आप एक बड़े आदमी भी डिस्चार्ज होने लग जाएगा। लेकिन संगत का असर क्या कहती है? मेरी इनकम कम आने के बाद भी मैं इस बिजनेस में क्यों लगा रहा? सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आरसीएम बिजनेस करते थे और मैं उनके हमेशा साथ में रहता था, तो हम एक दूसरे की बात से हमेशा चार्ज होते थे। जैसे मैं 2 आदमी से मिला, एक आदमी 2 दिन 2 आदमी ने ना कर दिया, बड़ा परेशान होता था। मैंने कहा जी ये शायद बिजनेस मेरे से नहीं होगा, लेकिन दोस्त कहते थे चलो सेमिनार में चलो, तो मैं फिर सेमिनार में पहुंच जाता था। सेमिनार में जब जाता था तो कुछ लोग बोलते थे स्टेज पर, दोस्तों 15 दिन से काम किया और 17 डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन में है और 2,000 का चेक आया। ये मुकेश कोठारी अपने आप के चाटा लगाता था कि जब ये कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता, चल वापस। फिर 3 आदमी को बात की, तीनों आदमी ने मना कर दिया, फिर डिस्चार्ज, शायद मेरे से नहीं होता। फिर सेमिनार में आया तो लोगों ने कहा जी शुरू के 15 दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, एक भी रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने उसके बाद मेरी अपलाइन की बात को माना, उसका नतीजा है कि आज मेरे डाउनलाइन में 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिर मुकेश कोठारी फिर चार्ट लगाता था कि मैंने कहा जी 15 दिन तो सबके साथ ऐसा ही होता है, फिर चलो। और दोस्त ये होती है रिचार्जिंग। इनिशियल पीरियड में सबके साथ यही होता है, यस और नो? सबके साथ यही होता है। और लेकिन मानिए शुरुआती चीज में हम ये काम कर लेते हैं, संगत का असर, तो आप इस बिजनेस में लगे रहते हैं, और जब लगे रहते हैं लगन से, तो कामयाबी आपके बिल्कुल नजदीक हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकती। अब बात आती है कि मैं लगातार लगा रहा, 6 महीने में इनकम हो गई 6,000, 1,000 पर मंथ एवरेज। 1 साल तक लगातार रहा, 60,000 की इनकम हो गई, 5,000 पर मंथ एवरेज। कभी 2,000 का चेक आता, कभी 9,000 का चेक आता, कभी 3,000 का आता, कभी 1,000 का आता, कम ज्यादा। यहां कोई आदमी ऐसे हैं जिनका कम ज्यादा चेक आता है? हाथ खड़ा कीजिए, चिंता मत कीजिए, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। समझ में नहीं आता था 1 साल तक ये बिजनेस किस तरह का है, कोई स्टेबिलिटी नहीं। 2,000, 3,000, कभी 9,000, कभी 1,000, क्योंकि तब तक तो मैं इस बिजनेस को समझा ही नहीं था। मैं तो समझता था कि ये आदमियों को जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन यकीन मानिए एक एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, और दोस्त उस एलडीपी प्रोग्राम का इतना बड़ा असर हुआ, जो बातें मुझे बताई गई उन बातों का इतना बड़ा असर हुआ, और उसका नतीजा था कि उस एलडीपी प्रोग्राम के अगले 6 महीने बाद इस बिजनेस के मैं टेक्निकल मुकाम पर था। इनकम थी 2,85,490 रुपए। तो वही बात है कि इंजन तो मैं पहले भी था, लेकिन रोड पर चला रहा था अपने इंजन को, दौड़ नहीं रहा था। जो ही मैं सिस्टम में आया, इंजन दौड़ने लगा। सब लोगों ने जिन्होंने भी इनकम प्राप्त की है, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है,
आपको क्या लगता है जी, क्या काम किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने जो काम वो पहले करते थे वही काम किया, लेकिन सिर्फ काम की दिशाओं को चेंज किया। जैसे पहले एक लाला की दुकान से प्रोडक्ट खरीदते थे, अब वहां से उसका मुंह चेंज किया, क्योंकि अब तक जो कपड़े हम पहनते थे, अब तक जो प्रोडक्ट हम परचेज करते थे, इससे इनकम जाती थी किसी दूसरी माधुरी दीक्षित को। लेकिन अब क्या किया कि उस लाले की दुकान से हमने अपनी दिशाओं को चेंज किया और ये दिशाओं में हमने आरसीएम से प्रोडक्ट खरीद लिया और अब हमारी इनकम आएगी हमारी घर की माधुरी दीक्षित के पास। और सिंपल सा नतीजा क्या है कि आज कंपनी के जो प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि कोई आदमी आरसीएम बिजनेस में कलकत्ता में चाय पीता है और चाय पीने के बाद कलकत्ता में बोलता है वाह मजा आ गया, जो ही उसे चाय में मजा आता है मेरी जेब में 100 का नोट आ जाता है। फर्क इतना सा। और यही वह बिजनेस है कि अब तक ये पैसा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वर्ल्ड के हिंदुस्तान के कुछ चंद लोग ले जाते थे, जिनका हिंदुस्तान की 90% इकोनॉमिक पर प्रभाव होता था, कि हिंदुस्तान का 90% जो पैसा है वो हिंदुस्तान के 10% आदमियों के पास है। लाइक मिस्टर धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, बांगड़, बजाज, सिंघानिया, ये सारे लोग के पास जो टोटल कैपिटल है हिंदुस्तान की 90%, और बाकी जितने भी लोग हैं वो 10% कैपिटल के लिए काम कर रहे हैं और संख्या है 90%, जिसके अंदर सब आ गए जी, आईएएस अफसर, आरएस अफसर, चोरी चकारी लूटपाट सब आ गए जी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, दूध और मलाई इनके पास, हम तो मट्ठे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये जीवन की दौड़ अगर ये 10% के लिए हमारी लगी रही तो दुनिया के एक साधारण इंसान की तरह से हमारी जिंदगी निकलेगी। कब हम इस दुनिया से आउट होंगे दुनिया हमें याद करने वाली नहीं, यहां तक कि हमारे पोते भी हमारे नाम को भूल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो हमारे दादाजी का नाम याद है। ओके, मुझे पता है कि आपको आपके दादाजी का नाम याद होगा, लेकिन वो लोग अपने हाथ को खड़ा करें जो दादाजी के पिताजी यानी दादाजी के दादाजी का नाम जानते हो। नो अरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि आपके, यस प्लीज, थैंक यू, एक आदमी जानते हैं जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, थैंक यू। देखिए यहां पर 200 आदमी 150 आदमी बैठे हैं, और जब मैं दादाजी के नाम पूछता हूं तो सिर्फ एक आदमी का या ना के बराबर हाथ खड़े होते हैं। मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपके दादाजी नहीं होते तो आप यहां पर होते? तो आप जिसकी वजह से हैं उसी का नाम भूल गए, जिसकी वजह से आज आप यहां पर बैठे हैं उसी का नाम आप भूल गए हैं। क्यों? इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जो हेमा मालिनी को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को जो जानते हैं हाथ खड़ा कीजिए, शिवाजी को जो जानते हैं हाथ खड़ा कीजिए, महात्मा गांधी को जो हाथ खड़ा कीजिए। अरे दोस्त, आपको याद होना चाहिए ये भी आपकी 7वीं 8वीं 10वीं 15वीं पीढ़ी में आते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि आपको महाराणा प्रताप शिवाजी का नाम याद है, महात्मा गांधी का नाम याद है, और आप अपने दादाजी का नाम भूल गए हैं? क्यों? इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है। शिवाजी कुछ करके गए थे, नाम याद है, महाराणा प्रताप कुछ करके गए थे, नाम याद है, महात्मा गांधी कुछ करके गए थे, नाम याद है, हमारे दादाजी के दादाजी कुछ करके ही नहीं गए थे, नाम कैसे याद होगा? तो हम किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं? अगर हमें इस बिजनेस में इनकम के रूप में नाम कमाना है तो हमें काम करना पड़ेगा इस 90% के लिए। अगर कुछ आदमी समझ रहे हैं कि मैं सर्विस करके करोड़पति और मेरे सारे सपने पूरे कर लूंगा, तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो सिंपल वे में बिजनेस कि अपनी दुकान चेंज करने से घर में इनकम आई। लेकिन बात आती है कि हम इसी बिजनेस को क्यों करें? जब डायरेक्ट सेलिंग मेथड करना है तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है, सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही क्यों? तो मैं बात करता हूं जो हर सेमिनार में बोलता हूं, आरसीएम हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आरसीएम बिजनेस के पास है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि आरसीएम के नाम आप देखते हैं कि फुल फॉर्म है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग का राइट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग करने का एकदम सही तरीका। लेकिन इसको मेरे अगर नजरिए से देखा जाए
तो आरसीएम बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आरसीएम बिजनेस ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में काम करती है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार। अब बात आती है व्हाट इज इंडियन मेंटेलिटी, क्या है इंडियन मेंटेलिटी, क्या है इंडियन रेट, क्या है इंडियन कल्चर, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं इंडियन रेट्स की बात करता हूं। आप देखें कि मान लें एक सर्वे करें, 10 आदमी का यहां से उठाएं और एक सर्वे करें, या बाहर किसी को 10 आदमी को अपन पकड़ें और उनको सर्वे करें कि आप रोज नहाते हैं, तो मुंबई में सारे लोग बोलेंगे यस। यस, कितने आदमी नहाते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। आप कहेंगे जी अजीब और गरीब क्वेश्चन मत पूछिए, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं जी आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, यू गॉट मी। तो बात कर रहे हैं कि हम किसी से पूछे जी कितने आदमी नहाते हैं, निश्चित रूप से कितने परसेंट का जवाब आएगा जी यस में, 100%। ओके जी हम नहाते हैं। हाँ, बात अलग है कि 5 दिन में नहाते हैं, 7 दिन में नहाते हैं, लेकिन नहाते जरूर हैं। ऑब्वियसली मुंबई के आदमी तो रोज नहाते होंगे, एक दिन में 2 बार नहाते होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर बात करें तो हम नहाते हैं जी। अब उनसे क्वेश्चन पूछिए कि भैया आप नहाते तो हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप घर में जब नहाते होंगे तो एक बाथ सोप का, एक नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, कितने परसेंट का जवाब आएगा यस में? ओके यस, बाथ सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आपके घर में जो बाथ सोप इस्तेमाल होता है, आप सोचकर बताइए, बिना ब्रांड नाम बताए, ब्रांड का नाम मत बताइए, और सोच के बताइए कि आपके घर में जो साबुन इस्तेमाल होता है वो कितने रुपए का होता है। यकीन मानिए मुंबई में 100% रिजल्ट, और ऑल ओवर इंडिया की बात देखे जाए तो 70% आदमी एक ही तरह का जवाब देंगे। कैसा? कि हम हमारे घर में जो नहाने का साबुन इस्तेमाल करते हैं उसकी रेट होती है ₹7 से लगाकर ₹12 या 13 रुपीज, 13 रुपए तक। मेरी सर्विस से कोई असहमत हो तो बोलिए, कोई असहमत है जी? थोड़ा तेज बोलिए। 70% आदमी बोलेंगे कि हम जिस नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसकी रेट होती है 7 से लगाकर 13 रुपए के बीच में। निर्मा से कहानी चालू होती है, लाइफ बॉय से होती हुई लक्स पे जाकर अटक जाती है, यस और नो? लेकिन आप 10% आदमी को पाएंगे जो कहेंगे कि 13 रुपए से हम ऊपर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइक डो, पियर्स, मोती सिंड्रल, कुछ भी। लेकिन 20% आदमी बोलेंगे कि हम जिस नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो 7 से नीचे होता है, या हम नहाने का साबुन इस्तेमाल ही नहीं करते। इंडियन रेट जो अगर ली जाए तो इंडिया के 70% आदमी अगर साबुन की रेट को जो लाइक करते हैं उसकी रेट होती है 7 से 13, जो उसकी पॉकेट की साइज होती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, डायरेक्ट सेलिंग मेथड की आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, यस और नो? कितने आदमियों ने आरसीएम बिजनेस से पहले किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैक्सिमम आदमियों ने सुना है। तो आप मुझे सोच के बताइए, पूरी दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, पूरी दुनिया में, तो आपको आश्चर्य होगा कोई कंपनी इसके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बनाया है। दुनिया की हर कंपनी आपको बोलती है जी आपको पैसा कमाना है, गाड़ी, बंगले, नौकर, चाकर सब कुछ चाहिए ना, तो हमारे बिजनेस में आके जुड़ जाओ। प्रोडक्ट की बात नहीं करते। लेकिन बात आती है 7 से 13 के बीच में, इसमें कोई प्रोडक्ट दुनिया की कोई कंपनी नहीं लेकर आई। क्यों? ये बात आपको आगे मिलेगी। लेकिन बात आती है कि कंपनी किस कल्चर में है और किस मेंटलिटी में है। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया कि दुनिया में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग आई जिसका नाम आपने सुना है। अब तक जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आपने सुना है, आप थोड़ा सोचें कि उनका आधार स्तंभ क्या था, वो क्या प्रोडक्ट लेकर आए थे, उनकी सोच क्या थी, और कितने आदमी उसमें कामयाब हुए, वो हिंदुस्तान के कितने % आदमियों के लिए था। तो आपको आश्चर्य होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग में किस तरह के प्रोडक्ट आए हैं। कुछ लोग लेकर आते हैं मेडिसिन कैप्सूल, है जी, कुछ लोग आते हैं पेट्रोल की गोली, कुछ लोग लेके आते हैं इंटरनेट की वेबसाइट, कुछ लोग लेके आते हैं 250 रुपए की मॉइस्चराइजर क्रीम, लाइक सो एंड सो, इसी तरह के प्रोडक्ट आते हैं, यस और नो? एक एक मल्टी लेवल के बारे में आप सुन लें। कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई, वो कहते जी हमारा प्रोडक्ट है मेडिसिन कैप्सूल। ये कैप्सूल बड़ा जोरदार है जी, मैजिक कैप्सूल। इससे क्या कि हिंदुस्तान का कोई आदमी अगर मोटा है तो खाते ही पतला हो जाएगा,
और अगर पतला है और मोटा होना चाहता है तो खाएगा तो मोटा हो जाएगा। रेट है इस कैप्सूल की ₹100 पर पीस। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी आदमी को पतला होने के लिए कैप्सूल खाने की जरूरत ही क्या है? कैप्सूल को हाथ में पकड़ा तो देख देख के पतला हो जाएगा। 100 रुपए जेब में होते ही नहीं हिंदुस्तान के आदमी को। तो मान लिया कैप्सूल बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन आप में से कोई ऐसे आदमी है जो कैप्सूल की कॉस्टिंग के बारे में कुछ जानते हैं? कैप्सूल की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है? क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि उसी फॉर्मूले का कैप्सूल मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप जितने रुपए में चाहो उतने में मिलता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैप्सूल की रेट को कैसे निकाला जाता है। अरे उसके अंदर दुनिया की सबसे महंगी चीजों को भी डाला जाए ना तो 100 रुपए रेट नहीं आ सकती, लेकिन किस तरह से कॉस्टिंग को निकाला जाता है आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में कितने आदमी मोटे हैं और कितने आदमी पतले हैं जो इस कैप्सूल को खाना चाहते हैं? मुझे तो इस हॉल में एक भी नजर नहीं आ रहा। कितने % आदमी हिंदुस्तान के उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे? कुछ नहीं। लोगों के सपने पूरे करने के लिए उन्हें कुछ भी दिया जाएगा। एक कंपनी आती है, वो कहती है इंटरनेट की वेबसाइट लेकर आए हैं, 7,000 रुपए देने पड़ेंगे और वेबसाइट आपको देंगे बदले में। तो आप मुझे बताइए वेबसाइट की कॉस्टिंग आप कैसे निकालेंगे? कितने आदमी है जो वेबसाइट की कॉस्टिंग निकाल देंगे? अरे आदमी की बनाई गई चीज है वो, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जा सकती है? नो, वो तो जिसके काम की है उसके लिए लाखों की है, जिसके लिए काम की नहीं है जीरो की है। यस और नो? एक कंपनी आती मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर, वो कहती जी हमारी जो क्रीम बनाई है मॉइस्चराइजर क्रीम, ये 250 रुपए की 100 ग्राम है, 100 ग्राम, बहुत अच्छी क्रीम है। हम कहते जी दूसरी क्रीम तो बड़ी सस्ती आती है, आपकी इतनी महंगी क्यों? तो दुनिया की सारी कंपनियों का एक ही जवाब, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन डाले हैं, लाइक विटामिन A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M सब डाले हैं, और ये कंसेंट्रेट है, बहुत जोरदार है। इस तरह के फॉर्मूले कभी दुनिया में नहीं बने। मान लिया कि क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, लेकिन कोई सज्जन ऐसा है कि क्रीम को हाथ में लेकर सूंघकर लगाकर बता सकता है कि ये कितने रुपए किलो की है? कोई बता सकता है जी? क्रीम की कॉस्टिंग आपके बस की बात नहीं निकालना, क्योंकि विटामिन ई की क्रीम मार्केट में 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने में चाहिए उतने में मिलती है। आप पता नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में क्रीम की रेट होनी क्या चाहिए। लेकिन मान लिया कि ये सब रेटें सही है, लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान के कितने % आदमी क्रीम लगाते हैं, कितने % आदमी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, कितने % आदमी मेडिसिन का यूज करते हैं, और कितने % आदमी अदर आइटम का या मान लो पेट्रोल की गोली का यूज करते हैं। आप सोचिए, दुनिया की तमाम कंपनियां अभी तक ऐसी आई है जो कुछ सर्टेन % लोगों को ग्राहक बनाने के लिए आई है, जिनका काम पैसा बटोरना हो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लोगों के सपनों से खिलवाड़ करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वर्ल्ड में 3 चीजें ऐसी है, और आमतौर पर हिंदुस्तान में, जिसकी कॉस्टिंग एक आम इंसान कभी भी निकाल सकता है, कभी भी। वो हमारे नाम से निकलता है। R फॉर रोटी, C फॉर कपड़ा, M फॉर मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप बताइए, कोई आदमी, कोई कंपनी आपको कहे जी हम नेटवर्क में लेके आए हैं गेहूं, जो रोज आप खाते हैं, रोज गेहूं खाओ और आपकी इनकम बनेगी। गेहूं बहुत अच्छी तैयारी से बनाए गए हैं और गेहूं की रेट हमारी नेटवर्क में है 100 रुपए किलो। आपको हजम हो जाएगी? आपको गुस्सा आएगा तो आप कहेंगे इधर आना, इधर आना, एक मिलाकर मारेंगे। उल्लू बनाता है जिंदगी भर वही खाते खाते रोटी को 10 रुपए किलो गेहूं। 1 सेकंड में कॉस्टिंग निकाल दी। यस और नो? इसलिए आपको पता होना चाहिए, गेहूं को लेकर दुनिया की कोई कंपनी नेटवर्क में नहीं आई है, कहीं पोल नहीं खुल जाए। सब जानते हैं गेहूं के बारे में। तो एक कंपनी आती है, वो कहते हैं जी हम मुंबई में वाशी के अंदर, या मान लें नेरुल के अंदर, या मान लें और आगे आप चले जाएं जी खारघर के अंदर, एक रूम हॉल किचन का एक फ्लैट देंगे जो 600 स्क्वायर फीट का होगा, और रेट होगी 5 करोड़। हजम हो जाएगी आपको? आगे उल्लू मत बनाओ यार, मुंबई में पैदा हुए यही मर जाएंगे। एक एक एरिया की रेट के बारे में हमें पता है। एक इंजीनियर आएगा, बता देगा कितना चूना लगा है, कितनी मिट्टी लगी है, और यहां की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपका मार्जिन क्या है, रेट आ जाएगी 5, 7, 8 लाख रुपए। यस और नो? निकाल देना कॉस्टिंग एक ही सेकंड में। इसलिए दुनिया की कोई कंपनी मकान को लेके आई नहीं, कॉस्टिंग आपने निकाल दे, कहीं सारी पोल नहीं खुल जाए। या कितने से आदमी हैं जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यस, वेरी गुड, धन्यवाद। देखिए, आपने ये शर्ट पहन रखा है, बहुत अच्छी, आपने शर्ट पहन रखा है, इसके बारे में आप क्या मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि ये 1000 रुपए की है?
कर सकते हैं? मैंने आपको शर्ट को देखा और मैं बता सकता हूं कि यह शर्ट होगी 200 से 300 रुपए के बीच में। ये सुनो, निकाल देना कॉस्टिंग। एक हिंदुस्तान का आम इंसान, क्योंकि कपड़ा रोज पहनता है, बचपन से पहनता आया है, अगर कोई विचित्र तरह का कपड़ा नहीं है, कोई विशेष तरह का या कोई नई टेक्नोलॉजी का कपड़ा नहीं है, अगर वो साधारण सा कपड़ा है, तो हिंदुस्तान का एक आदमी कपड़े को देखकर भी कॉस्टिंग निकाल सकता है 150 रुपए कम ज्यादा, क्योंकि लाला का मार्जिन भी कम ज्यादा होता है। किसी लेडी से पूछ लेना कि ये साड़ी कितने की, वो कहेगी ये शिफॉन होगी 300 रुपए की। ये सुनो, यहां पे काफी लेडीज है जी। देख के हम आसपास की रेट को निकाल देते हैं, यानी कपड़े की रेट भी अगर वो विशेष तरह का कपड़ा नहीं है तो हम आसपास की रेट को निकाल देते हैं। इसलिए आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया की कोई भी कंपनी फैब्रिक को लेकर डायरेक्ट सेलिंग मेथड में अभी तक नहीं आई। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आर्ट्स एंड बिजनेस। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है आर्ट्स एंड बिजनेस जो कपड़े को लेकर नेटवर्क में आई है। लेकिन बात सिर्फ कपड़े की नहीं है। 20 अक्टूबर से कंपनी, 20 अक्टूबर 2001 से कंपनी एफएमसीजी में भी आई है। लेकिन एफएमसीजी में जब आई है तो भी इन्होंने इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। कंपनी ने, मैं एक साबुन की बात कर रहा था जिसकी एवरेज 7 से 13 के बीच में आती है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला था, आप सब जानते हैं उसके बारे में, 100 ग्राम 100% प्योर वेज विटामिन ई एंड वैक्यूम पैक 70% TFM टोटल फैटी मेटल। इतने कंटेंट्स का एक भी प्रोडक्ट मार्केट से आप परचेज करें, आपको आश्चर्य होगा, एक भी प्रोडक्ट आपको 12-13 रुपए से कम का नहीं मिलने वाला। लेकिन आर्ट्स एंड बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड के सिद्धांतों को मानते हुए, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी का ध्यान रखते हुए वही प्रोडक्ट लाके दिए मात्र 8 रुपए 50 पैसे के अंदर। अब मुझे एक बात बताएं, आपने मल्टी लेवल के इतिहास में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की अभी तक किसी भी कंपनी का नाम सुना है जो इस कंटेंट्स का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मात्र 8.5 रुपए में लेके आई हो? अगर दुनिया में किसी के पास भी इस चीज का कोई जवाब हो तो आप मुझे बताएं। नो, किसी आदमी के पास, दुनिया की किसी कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन वो 8.5 रुपए के साबुन पर मुझे आश्चर्य नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं होता। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेथड के सही सिद्धांतों का पालन किया जाए तो 8.5 की दी जा सकती है। लेकिन बात 8.5 की नहीं है, बात यह है कि जब इस बिजनेस प्लान का स्टडी करते हैं तो एडवर्ड साहब ने बताया जी 8.5 के होने के बाद भी इसके बिजनेस वॉल्यूम का 41% वापस हमारे पास आता है। क्या दुनिया की किसी कंपनी के पास इसका कोई जवाब है? एक आम इंसान जो पहले 12 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, उसकी बजाय अब 8.5 में करे और उसके करने के बाद भी उसके पास इनकम आए। अरे दुनिया की किसी कंपनी के पास इसका कोई जवाब हो तो आप मुझे बताएं। 20 रुपए किलो का वॉशिंग पाउडर, 10 रुपए का टूथब्रश, 32 रुपए का 200 ग्राम हर्बल टूथपेस्ट, 30 रुपए का, 36 रुपए का कॉटन बनियान। एक एक प्रोडक्ट की तुलना करें, 100 रुपीज केजी और 130 रुपए किलो चाय। कितने आदमी जिन्होंने चाय पी के देखा, हाथ खड़ा कीजिए। एक शब्द में बोले जी चाय कैसी लगी आपको? सीधी तुलना कीजिए ब्रुक बॉन्ड और रेड लेबल से, सीधी 180, 190, 200, 210 रुपए किलो। वही प्रोडक्ट इनिशियल में हमें 130 में मिले जो आम मार्केट में नहीं मिले, और उसके बाद 130 के बिजनेस वॉल्यूम का भी 41% वापस हमारे पास। अरे दुनिया की कोई कंपनी इसके बारे में कुछ सोच भी पाई हो तो एक के पास भी किसी का कोई जवाब हो तो मुझे आप बताइए। दुनिया में कोई जवाब नहीं। क्या है इंडियन मेंटलिटी? क्या है इंडियन कल्चर? अभी तक दुनिया की हर कंपनी ने अपने रेट को छुपाने के लिए कल्चर को चेंज किया है। अगर हिंदुस्तान में कपड़े धोने के लिए एक डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़े को नीचे रखकर इसे घिसा जाता है, दिस इज इंडियन कल्चर। ये कौन सा कल्चर है? ये इंडियन कल्चर। लेकिन अगर वो इंडियन कल्चर का प्रोडक्ट लाएंगे तो लोग बाग रेट के बारे में तंग करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में तो 5 रुपए का डिटर्जेंट केक आता है, 7 का आता है जी, 8 का आता है। तो उन्होंने उस रेट को छुपाने के लिए कल्चर को चेंज किया। उन्होंने उस चीज को बनाया लिक्विड फॉर्म और कहा गया जी ये 250 रुपए का है। किया ना कल्चर को चेंज। पोचा जानते जी? पोचा यहां पर क्या बोलते हैं जी? फर्श को साफ करने से गीले कपड़े को लगा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? पोचा ही बोलते हैं, पोचा लगाते हैं जी। हिंदुस्तान में जो पोचा कितने सालों से लगाया जा रहा है जी, आप बता सकते हैं? आपको इसका बस जवाब नहीं होगा जी। आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी कितने सालों से पोचा लगाया जा रहा है जी। ठीक है जी। और देखिए पोचा हम सिंपल पानी से लगा लेते हैं, कभी उसमें सर्फ डाल देते हैं, कभी फिनाइल डाल देते हैं, यस और नो? ऐसे लगाते हैं जी। कितने ऐसे आदमी हैं जिनके घर में ऐसा पोचा लगने से वो बीमार हो गया हो? कितने आदमी जी बताओ?
लेकिन वो आदमी सबसे पहले हमारी कमजोरी की तरफ नजर डालते हैं। वो कहते हैं जी आप पोछा एकदम गलत तरीके से लगाते हो, ये पोछा लगाने का कोई तरीका है? अब क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर हमारा ये 250 रुपए वाला लिक्विड 2 बूंद डालिए और फिर पोछा लगाइए जी। क्यों किया जा रहा है जी हमारे कल्चर को चेंज? क्यों हमारी जेबों पर असर डाला जा रहा है? क्यों ना एक आम हिंदुस्तानी को आम हिंदुस्तानी जो चाहता है उसे प्रोडक्ट दिया जाए, वैसी रेट दिया जाए? लेकिन दुनिया की किसी कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी मेंटलिटी क्या है? हिंदुस्तान के आदमी को बोलते हैं जी 20 रुपए किलो का वॉशिंग पाउडर, 10 रुपए का टूथब्रश, 8.5 रुपए का नहाने का साबुन, 130 रुपए किलो चाय। तो हिंदुस्तान का आदमी कहता वाह इतना सस्ता, तब तो खराब होगा, इतना सस्ता है तब तो खराब होगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं चाहे इन प्रोडक्ट की कितनी भी तारीफ करूं जी, यहां उछल उछल कर तारीफ करूं, लाउड स्पीकर पे तारीफ करूं, आप सब लोग भी विज्ञापन दे दे के तारीफ करें, तो कितने आदमी हैं जो मुंबई में कहेंगे जी वाह 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 क्या तारीफ की है आपने इतनी जोरदार, तो 1 साल का प्रोडक्ट एक साथ दे जाओ। कितने आदमी बोलेंगे जी आपको? कोई नहीं बोलने वाला। ज्यादा तारीफ करोगे तो क्या कहेंगे, अच्छा इतनी तारीफ, ले 8.5 रुपए दे साबुन अभी देख लेता हूं। क्या तारीफ करेंगे जी? वो तो पहला चीज है कि प्रोडक्ट में दम होगा तो आगे चलेगा, बाकी खिसकेगा तक नहीं। तो क्यों इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है जी? प्रोडक्ट अच्छा है वो तो पता चल जाएगा, यूज करके बताओ। चाय पीते ही पता चल जाएगा चाय कैसी है, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते ही पता चल जाएगा वॉशिंग पाउडर कैसा है। तो इसमें क्यों इतनी तारीफ की जाए? क्यों नहीं एक आम इंसान को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए? क्यों इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए? अब तक दुनिया की सारी कंपनियों ने हिंदुस्तान के साथ यही किया है। लेकिन क्या इसके फॉर्म है? किस तरह से बिजनेस चलेगा? कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट लेके आने वाली है? ये सारी बातें आपके सामने पता चलेगी। कंपनी 19 अगस्त दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, अब तक आरसीएम बिजनेस का सबसे बड़ा फंक्शन, 35,000 आदमियों की पब्लिक उस फंक्शन में मौजूद होगी। मुंबई से सैकड़ों आदमी वहां पर मौजूद होंगे। काफी लोगों की तैयारी भी होगी। कितने आदमियों ने तैयारी कर ली जी? उसके बारे में हाथ खड़ा करेंगे। यस, काफी लोगों ने तैयारी भी कर ली है और काफी लोग तैयारी की तरफ अग्रसर हैं। और यकीन मानिए वो 19 अगस्त का फंक्शन, वहां आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या करने वाली है। कंपनी में जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो एक 8 पेंट पीस की किट हुआ करती थी। और यकीन मानिए जब वो 8 पेंट पीस की किट लेकर मैं घर पे आया तो मेरी पत्नी ने सबसे पहले मुझे बोला जी कोई कपड़े की दुकान लगा ली है आपने, क्या करने जा रहे हैं? जब भी किसी के पास जाते थे तो लोग बाग उल्टे सीधे क्वेश्चन करते थे। लेकिन बात कंसेप्ट की थी भैया, एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, आज कंपनी के पास 106 प्रोडक्ट हैं, 106। और कंपनी अगले ही महीने एक साथ वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार 10 नए प्रोडक्ट एक साथ लेकर आने वाली है, जिसे दुनिया की कोई कंपनी लेकर नहीं आएगी। क्या होगा दिसंबर तक? क्या होगा दिसंबर तक? सुबह आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आरसीएम बिजनेस के साथ, और गुड नाइट बोलेंगे तो आरसीएम बिजनेस के साथ। और कंपनी ने एक एक कल्चर का ध्यान रखा है। यह पता है कि हिंदुस्तान में लोअर ग्रेड के भी आदमी है और अपर ग्रेड के आदमी भी है, मीडियम ग्रेड के आदमी भी है। और आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में पता कर लें। कंपनी का अगर 8.5 का प्रोडक्ट है नहाने का साबुन तो 18 रुपए का भी है। डिटर्जेंट 5 रुपए का है तो 8 रुपए का भी है और 12 रुपए का भी है। वॉशिंग पाउडर अगर 20 रुपए का है तो 30 रुपए का भी है और 70 रुपए का भी है। एक एक कल्चर के बारे में 1480 की किट है तो 2970 की किट है। दुनिया की कौन सी कंपनी ने ऐसा करके बताया जी? बताइए आप। नो। लेकिन कंपनी दिसंबर तक क्या प्रोडक्ट लेके आने वाली है, दुनिया की कोई कंपनी सोच नहीं सकती। गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आरसीएम बिजनेस के साथ, और गुड नाइट बोलेंगे तो आरसीएम बिजनेस के साथ। सुबह आप टॉयलेट में जाएंगे, टॉयलेट क्लीनर आरसीएम बिजनेस का, उसके बाद पेस्ट करेंगे, पेस्ट आरसीएम बिजनेस का, ब्रश लगाएंगे, ब्रश आरसीएम बिजनेस का, नहाने के लिए जाएंगे, नहाने का साबुन आरसीएम बिजनेस का, शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, शैम्पू आरसीएम बिजनेस का, अंडरगारमेंट्स पहनेंगे आरसीएम बिजनेस का, टॉवल लगाएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, कपड़े पहनेंगे तो आरसीएम बिजनेस का, टाई लगाएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, चाय पिएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, भगवान के सामने अगरबत्ती लगाएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, पत्नी की तरफ देखेंगे साड़ी आरसीएम बिजनेस की, पति की तरफ देखेंगे साड़ी आरसीएम बिजनेस की, हेयर लगाएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, क्रीम लगाएंगे तो आरसीएम बिजनेस का, शेविंग क्रीम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस का, उसके बाद बच्चों की तरफ देखेंगे तो कपड़े आरसीएम बिजनेस के, अगर आप जींस पहनते हैं तो आरसीएम बिजनेस की, उसके बाद आपके घर में मच्छर बोध है तो मस्कीटो मेट भी आरसीएम बिजनेस की। और कंपनी इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट ले मैंने लॉन्च करने जा रही है। और आप आरसीएम टाइम्स में आपने पढ़ा होगा जो नया आ गया है, कंपनी ये 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर चुकी है, जिसके बारे में अगली सेमिनार में पिछली बार बोला, और ये 10 दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी मिलेगी। ये लिखा है जी न्यू आरसीएम प्रोडक्ट, हर्बल आरसीएम शैम्पू 150 ml, MRP 35 रुपीज ओनली। हर्बल शैम्पू कंपेयर कर लेना मार्केट में जाके। हर्बल शैम्पू 150 ml का 35 रुपए, जूनियर आरसीएम टूथब्रश
अभी तक देखिए बड़ों लोगों के टूथब्रश थे लेकिन बच्चों के नहीं थे, तो बच्चे कहते होंगे जी आरसीएम के हमारे कब आएंगे, तो बच्चों का ध्यान रखा हुआ गया है। और आरसीएम मेनिस जो एमआरपी मात्र 10 रुपए रखी गई है, हर्बल आरसीएम ऑयल, सिर में डालने का जो ऑयल है वो आरसीएम मेनिस का आगे है, वो भी हर्बल है और ₹28 ओनली। और इसका जो फॉर्म है 150 ml, चिकमेट की शर्ट, न्यू लुक की शर्ट, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट और आ रहे हैं। अगले महीने अगरबत्ती भी आ रही है, कंपनी कॉस्मेटिक सीरीज में जाने वाली है, कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स में जाने वाली है, और कंपनी पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट अगले दिसंबर तक लेके आने वाली है, जिसके बारे में दुनिया की कोई कंपनी नहीं सोच पाई है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे हो जो हम जांच लेंगे, क्वालिटी में अच्छे हो, रेट में कम हो, और उसके बाद भी उसका 41% हमारे पास आए, तो बताइए ये बात आप दुनिया से कितने समय तक छुपा पाएंगे? और कौन सा ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो इन प्रोडक्ट को आने वाले समय में लेने से मना करेगा? लेकिन समय लगेगा, मुझे पता है कि एक दिन में सारे आदमी नहीं समझेंगे। शुरुआत में जो समझेंगे वो लीडर होंगे, वो पायनियर होंगे, बाद में तो भीड़ आती है जी। पत्नी कहती थी कि ये बनारसी साड़ी 5000 की बहुत अच्छी होती है, तो मैं कहता था जी स्वास्थ्य के लिए खराब होती है, कॉटन साड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय 160 रुपए की आती थी। कैसे कन्विंस करते हैं हम? यही कन्विंस करते हैं, एक आम इंसान यही करता है। बच्चा कहता है क्रिकेट का बैट चाहिए एमआरएफ का, तो हम कहते हैं जी तेंदुलकर ने भी लकड़ी से शुरुआत की थी, तो इससे करो जी बहुत अच्छा शॉट आता है। यूं नहीं कहते जी जेब को हजम नहीं हो रही बात। ये कन्विंसिंग पावर है हमारी, और हम एक आम इंसान यही जिंदगी पर हम समझौते करते हैं। बच्चे को जो खिलाना होता हम खिला नहीं पाते, जो पढ़ाना होता वो पढ़ा नहीं पाते, पत्नी जो मांगती है वो दिला नहीं सकते, सपने हम पूरे नहीं कर सकते। ये सारे आम इंसान करते हैं, और मेरे साथ भी यही था, कन्विंस करता रहता था हमेशा। लेकिन आरसीएम मेनिस के बाद ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, जिसकी एज मात्र 30 साल की है, मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है, यहां तो करोड़ों आदमी होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भीलवाड़ा भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स देने के मामले में ये 27 साल का लड़का जब इस बिजनेस चालू किया और 30 साल की एज तक आते आते आज मेरा पूरे भीलवाड़ा के अंदर 70वां स्थान है इनकम टैक्स के बारे में। कि मान लें आपके बच्चे को, आपके बड़े भाई को, आपकी पत्नी को, आपके पिताजी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और आप नीचे खड़े हैं, तो कैसे तालियां बजाएंगे? वैसी तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 तक इनकम ली है, निश्चित रूप से ये दूसरे गियर में पहुंच गए हैं, लेकिन तीसरे गियर में आते आते गाड़ी 30-40 की स्पीड से दौड़ती है और चेक फिर 4-5 हजार के हो जाते हैं। उन आदमियों से हम मिलाएंगे, लेकिन अम्मा जी आप आइए आगे। दोस्तों, जो लेडीज आपके सामने खड़ी है शायद मेरी माता से भी ज्यादा एज की है, मेरी मदर से भी। 6 भाई बहनों का परिवार है, मैं सबसे छोटा हूं, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरी मदर से भी ये बड़े हैं। और लेकिन मानिए प्रेरणा लीजिए आप, मिस्टर धूरिया जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी, और उसके बाद इस बिजनेस के वो रोयल्टी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये माता जो आपके सामने खड़ी है, रिटायर होने के बाद एक अच्छी खासी पेंशन आती है, हस्बैंड भी रिटायर्ड है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी भी बहुत जोरदार पेंशन आती है, सारी जिम्मेदारियां मुक्त हो गए हैं, उसके बाद भी इस बिजनेस को इतने लगन से करते हैं। और मैं पिछले 6 महीनों से इनका जो डेडिकेशन देखता हूं, ये रिमार्केबल है जी। और यकीन मानिए, अपने आप पे एक चार्टा लगाएं और सोचें कि जब ऐसे आदमी रॉयल्टी पे पहुंचने वाले हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।